नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न में, इंग्लिश ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड की क्लासेस में। तो हमने अब से पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के यूज़ पढ़े हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं एक केस एक बार में खत्म करूँगा। केस का मतलब यहाँ किसी को खत्म करने से नहीं है। केस का मतलब यहाँ पर सेंटेंस का एक पार्ट जो इंडेफिनिट है, मैं पहले इंडेफिनिट को खत्म करूँगा और उसके बाद से फिर कंटीन्यूअस को लेंगे, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस को, इस तरीके से। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है प्रेज़ेंट को एक बार में प्रेज़ेंट को पढ़ लेते हैं, फिर एक बार में पास्ट को पढ़ लेते हैं, फिर एक बार में फ्यूचर को पढ़ते हैं। दोनों ही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम अगर इंडेफ़िनिट पढ़ रहे हैं, तो इंडेफ़िनिट के तीनों टेंसेस को ही पढ़ लें, तो ज़्यादा बेहतर हमारी समझ में आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको इंडेफ़िनिट को समझाना ज़्यादा उचित समझा है अभी पहले। तो उम्मीद है आपको पिछली वीडियोज़ को आपने देख लिया है और बेहतर तरीके से आपकी समझ में प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस आ गया है। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप चले जाइए पिछली वीडियोज़ पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिना किसी समय को गँवाए लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या फिर इसे कह दें हम सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा था। अब पास्ट का मतलब आपको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल का मतलब क्या है, यहाँ कोई भूत नहीं आने वाला है। भूत क्या होता है, यहाँ भी आपके दिमाग से ये जो कीड़ा आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि भूत कोई चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसी बातों में विश्वास करते हैं सुपरनेचुरल पावर्स में। तो यहाँ भूत कुछ नहीं है, आपकी समझ में अब हिंदी देख करने के बाद आ गया होगा कि भूत कुछ नहीं होता है, बल्कि भूत आपका एक समय होता है, समय के बीते हुए समय को हम भूत कहते हैं। ठीक है? इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की आपके सामने बात करता है कि हमने भूत देखा है, तो हाँ, भूत हम भी देख कर के आ रहे हैं। हमारा कल भूत था। इस तरीके से आप कह सकते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी पहचान पढ़ते हैं, जैसे हमेशा पहले भी पढ़ा है। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से पहले भी हमने उसकी पहचान पढ़ी थी। अब पास्ट इंडेफ़िनिट की पहचान क्या होगी? सीधी-सी बात है, आपका जो बीते हुए समय में काम किया हुआ है, ठीक है ना? आपने जो बीते हुए समय में काम किया है, बीते समय में किया जाने वाला काम, ठीक है ना? भूतकाल कहलाता है, ये आपको पता ही और आप लोग जानते भी। और क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो अभी वापस से आपके सिलेबस में दे दिया है, तो पढ़ाना पड़ ही रहा है आपके लिए। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीते समय में किया जाने वाला कार्य मतलब ये है कि हम हर मिनट पर, हर सेकंड पर अपना इतिहास बदलते हैं। इसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं। मैं इसे हिस्ट्री भी कहता हूँ, ठीक है? मीन्स हिस्ट्री हर मोमेंट पे क्रिएट होती है। अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं कहें कि थोड़ी देर पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे ना, तो हमने बात कर ली, काम खत्म। अभी हम बात कर रहे हैं, वो प्रेज़ेंट था, ठीक है ना? और कर रहे थे का मतलब कल हम बात कर रहे थे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो हमारी हिस्ट्री बन गई, वो भूतकाल हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा होगा, मतलब पहचान समझ में आ रही होगी, हम किस तरह से पहचान, या फिर इस तरीके से कहें, क्योंकि हम जब अपने पास लोकेलिटी में या फिर कहीं भी ट्यूशन वगैरह लेते हैं, तो हमारे पास क्या अक्सर करके समझाते हैं कि इस तरीके के वाक्य के अंत में था, थी, थे, इस तरीके की पहचान आती है, या फिर था, थी, थे, ठीक है? नहीं, पहचान सही है, लेकिन अभी इसको थोड़ा-सा और दूसरे तरीके से देख सकें हम, इस पहचान में कोई समस्या हमको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखें, मैं अगर एक ऐसा वाक्य लिख देता हूँ, जहाँ पर उसमें था, थी, थे नहीं आते हैं, ये बात सारी की सारी हिंदी की हो रही है, ठीक है? ये बात हिंदी की हो रही है, इंग्लिश की नहीं हो रही है। अभी हम आपको सारी बात हिंदी में बता रहे हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें, तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे अभी हम कह रहे थे कि अभी हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे। अभी इस बात से आप क्या समझ सकते हैं कि सर ये आपका पास्ट हो गया, ये हिस्ट्री हो गई, कर रहे थे तो हिस्ट्री हो गई, मतलब ये समय निकल चुका, गुजर चुका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बात कर रहे थे या था आया, तब आपका आपने तुरंत कह दिया कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, बीते हुए समय की बात कर रहे थे। हालाँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर है, पास्ट टेंस ज़रूर है, इतना हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। मैं लिख देता हूँ, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की है, ठीक है? टेंस की बात की, इतना ही छोड़ देते, बात की। अब इसके बाद में यहाँ सस्पेंशन है। क्या है? यहाँ पर अगर हम है लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा। अगर हम यहाँ था लगा देंगे या फिर थी लगा देंगे, तब आपका टेंस बदल जाएगा। दोनों ही केसेज़ में अगर इतना आपका टेंस छूट जाता है, इतना सेंटेंस कोई भी स्टेटमेंट रह जाता है की तक, ठीक है? जैसे मैंने खाना खाया, मैं लिख देता हूँ मैंने खाना खाया। अब यहीं पे रह गया, खाना खाया यहाँ आपका सस्पेंशन है या फिर था। अब क्या कंडीशन लगाई जाए? तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आती है, खाया या खाया है, खाया आती है तो आप इसे हमेशा ही हिस्ट्री ही मानेंगे। इसे हमेशा या फिर पास्ट टेंस ही मानेंगे। क्लियर? इसे आप प्रेजेंट में नहीं लेंगे। अगर क्लियर किया हो मैंने खाना खाया है या खा लिया है, खाना खाया है का मतलब प्रेजेंट बन गया। है कहाँ आता है? प्रेजेंट में। ठीक है, अब था कहाँ आएगा? पास्ट में आता है। इतनी सारी बात आप जानते हैं। तो है और था में फ़र्क समझ लीजिए। अगर आपका यहाँ है या था कुछ नहीं है तो आप उसे पास्ट टेंस में लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप अब बेहतर तरीके से समझे होंगे इस बात को। चलिए ये तो पहचान वाली बात हो गई। अब बात आती है कि हम इस प्रकार के टेंसेस को बनाते किस तरीके के हैं, किस तरीके से बनाएँगे। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हम कैनवास को साफ कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इनको बनाने की, ठीक है? तो इसके नियम क्या हैं? किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर पाएँगे इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में? चलिए, तो अब बात आती है पहचान की, हो गई हमारे पास। अब बात आती है रूल्स की। अब बनाएँगे किस तरीके? जब रूल्स की बात करते हैं हम, नियमों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो जिस तरीके से वही कंडीशन प्रेज़ेंट टेंस वाली कंडीशन हम सामने लेकर के आएँगे। प्रेज़ेंट कंडीशन में प्रेज़ेंट टेंस में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब हमारा सेंटेंस अफ़र्मेटिव होता है, जब सेंटेंस आपका अफ़र्मेटिव होगा, तब क्या कंडीशन होगी? जब सेंटेंस आपका अफ़र्मेटिव होगा, उस समय पे आप क्या करेंगे? यहाँ आपके लिए कोई भी बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात हम यहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाली। ठीक है? अफ़र्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो अफ़र्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है? ऐसे लिख लेते हैं, नहीं होती या नहीं आती। जब प्रेज़ेंट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस अफ़र्मेटिव होगा, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी चीज़, क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, अब आती है बात मेन वर्ब की। मेन वर्ब की बात आएगी, तो हमने प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि जैसे ही आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हम क्या कर रहे थे, वर्ब में एसआईएस नहीं जोड़ रहे थे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तब हम वर्ब में मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते थे और प्लूरल होता था तो नहीं जोड़ते थे। ठीक है? तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। फिर क्या होगा? यहाँ हम करेंगे आपकी मेन वर्ब जैसी है उसकी सेकंड फॉर्म लगाएँगे, ठीक है?
सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिससे ठीक है, जैसे आप पास्ट फॉर्म कह सकते हैं या फिर पार्टिसिपल कह सकते हैं, जिसे आप पार्टिसिपल कह सकते हैं या फिर पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ होती हैं, तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, मेन वर्ब की। ये आपकी बात चल रही है जब आपका सेंटेंस इंडेफिनिट हो, ठीक है? ये 2 तरीके से हम इसको बनाएँगे। सिंपल सी बात, अब इसका अगर फ़ॉर्मूले की बात करेंगे तो फ़ॉर्मूला क्या निकल के आता है आपका? फ़ॉर्मूला निकल के आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस में V2 लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है? यानी वर्ब की दूसरी क्रिया दूसरी फॉर्म, और यहाँ पर आपका आता है फिर ऑब्जेक्ट। चलिए, प्लस यहाँ आर लिख देते हैं, आर का मतलब होता है आपका रिमेनिंग पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट का क्या चक्कर है, हमने पिछली बार नहीं बताया था, इस बार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में बात में आ रही हो, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज़ को, खैर समझा देंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो आपने देखा सब्जेक्ट में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका V2, फिर आपका V2 का मतलब सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आर का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, अगर कुछ भी बच जाता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स उठा के देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने पत्र लिखा, ठीक है? अब देखिए ज़रा, मैंने पत्र लिखा, कंडीशन वही आ गई कि यहाँ पर आपके सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैंने पत्र लिखा था, ऐसे कर देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने पत्र लिखा था, अब क्लियर हो गया, लेकिन मैंने पत्र लिखा, अब क्या आएगा? मैंने का मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले रखिए आप, यहाँ क्या लिखेंगे? आई, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट मीन्स लिखना, और रोट मीन्स लिखा, ठीक है? आई रोट लेटर, मैंने पत्र लिखा। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। देखिए ज़रा फॉर्मेट में है कि नहीं, सब्जेक्ट सबसे पहले आई आपने रख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट आपने लिख दी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है आपको मैं समझा दूँ, तो मैं आपको ध्यान होगा, अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, सारे के सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से आप देख लीजिए। वर्ब वाला सेक्शन जो है आप पूरे वर्ब वाले वीडियो को देखिए, तो वहाँ आप समझ पाएँगे कि वर्ब को हम 3 तरीके से विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे मतलब इंडेफिनिट, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म या फिर पार्टिसिपल फॉर्म, इसे हम कह सकते हैं। पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर आपने यूज़ की है, और इस तरीके से आपका सेंटेंस तैयार हो गया है। ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट का मतलब लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, केस फर्स्ट का मतलब जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अब केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड का मतलब हम 2 चीज़ रखेंगे उसमें, एक तो हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव होगा, और एक हमारे पास सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। 2 ही चीज़ मैंने आपको बताई हैं। इस बार भी थोड़ा-सा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ी लंबी भी हो जाती है, तो बड़े आराम से मज़े से समझेंगे। हम देखेंगे ये केस 1 में मैंने पत्र लिखा था, या फिर मैं स्कूल गया था, ठीक है? तब क्या होगा? आई वेंट टू स्कूल, ठीक है? मैं स्कूल गया था। ये सेंटेंस भी आपका बन करके तैयार है। देखिए ज़रा, सब्जेक्ट आपका आई आ गया। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। वेंट ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू स्कूल जो है आपका ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही होगी बात आपके में? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा, और केस फर्स्ट के लिए जो फ़ॉर्मूला हमने तैयार किया है वो ये है। इसे आप आसानी से देख सकते हैं, पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला। इसे आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखें। ये आपका फ़ॉर्मूला है, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते सेकंड, केस सेकंड की तरफ जंप करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम कैनवास क्लियर करते हैं, चलते हैं केस नंबर 2 पर। यहाँ अब आता है आपका केस 2।
केस 2 क्या है? यहाँ पर आपके सेंटेंसेस जो होंगे नेगेटिव बन जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अब देखिए जरा, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड, ठीक है? डिड का मतलब ये, चाहे आपका सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो दोनों ही केस में, चाहे आपका सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है, कोई फ़र्क यहाँ पर हमारे पास नहीं पड़ने वाला है, दोनों केस में हम डिड का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आने वाली, ठीक है? चलिए, अब बात करें तो वही आपकी मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब के साथ क्या केस होगा? मेन वर्ब के साथ में आपका केस होगा जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तब आपकी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब इंडेफिनिट फॉर्म आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है? जैसे अभी हमने देखा, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तब क्या करेंगे केस? अभी ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझेंगे, ठीक है? केस सेकंड नेगेटिव है और इंटरोगेटिव को मैंने इसलिए शामिल कर दिया क्योंकि यहाँ पर बात आ रही थी हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है? जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया, जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट केस में, ठीक है? इंटरोगेटिव का मैं केस थर्ड ऐसे अलग से समझाऊंगा, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ही केस है पूरा का पूरा। केस सेकंड नेगेटिव के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब क्या होगा आप इसे देख सकते हैं, इंटरोगेटिव को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? ये सेकंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए चल रहा है आपका। आप ज़रा गौर से देखेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई है, इतनी सी बात कि आपका हेल्पिंग और आप डिड यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की जब बात आएगी तो फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। अब उसके नज़रिए से देखें तो इसका फ़ॉर्मूला क्या निकल के आता है? इसका फ़ॉर्मूला भी वही निकल के आएगा, क्या? सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को रखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, V1 लिख देता हूँ, फिर आपको नोट लगाना है। यहाँ थोड़ा-सा करेक्शन करेंगे इसमें। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ, चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है? तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? उसके बाद में नोट लगाएँगे आप यहाँ पर, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही होगी आपकी मैं बात? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट लगेगा आपका, प्लस में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपका आर मीन्स रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। इसे आप देखेंगे, ये आपका फ़ॉर्मूला है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे, इसी बेस पर आप काम। अब इसमें हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ज़रा, एग्ज़ाम्पल्स अगर देखेंगे तो मैं लिखता हूँ, वह स्कूल नहीं गया या गया था, ठीक है? अब ज़रा इसे बनाएँगे कैसे? इसे बनाएँगे, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले ही उठा के रख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हमेशा डिड आने वाली है, उसके साथ में आपको नोट लगानी है। अब यहाँ देखेंगे मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ मैं भूल गया हूँ ज़रा, मेन वर्ब की इसे लगा लीजिए फ़ॉर्मूला में, आप मेन वर्ब को और जोड़ दीजिए। तो मेन वर्ब के साथ में अब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। अब यहाँ वेंट नहीं आएगी, जाना की मीन्स गो टू स्कूल, ठीक है? तो यहाँ देख, इसे फ़ॉर्मूला को दोबारा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ से फ़ॉर्मूला को। जो आपका फ़ॉर्मूला है इसे आप दोबारा लिख लीजिए।
चलिए, हम इस फ़ॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब मीन्स ही, डिड आएगी, ठीक है? उसके बाद में आएगा आपका नॉट, उसके बाद में आपका वी1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन आर मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? देखिए, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपने एक एग्जांपल देख लिया, वो स्कूल नहीं गया था। अब रिमेनिंग पार्ट का क्या चक्कर है? मैंने कहा था आपको रिमेनिंग पार्ट के बारे में आपको समझाऊँगा मैं। अब रिमेनिंग पार्ट का क्या चक्कर है, ज़रा ऐसे भी देख लें। रिमेनिंग पार्ट को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल इसी में थोड़ा-सा एक हम हिस्सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? मैं बढ़ा देता हूँ ये हिस्सा एक, मैं लिख देता हूँ, वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं गया। वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं गया था, ठीक है? अब देखिए ज़रा, किस तरीके से इसे ट्रांसलेट करेंगे? इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये तो यहाँ तक का मामला आपका समझ में आया कि ये पहला वाला मामला है, कोई स्कूल नहीं गया। अब आर का काम क्या है? आर का काम यही है, जो आपका रिमेनिंग पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस है वो कौन-सा है? अपने भाई के, ठीक है ना? तो ये क्या काम है? यहाँ ये लिख देंगे विथ हिज ब्रदर, ठीक है? ये आपकी समझ में बात आ रही होगी। आर का मतलब जो हम एडिशनल हिस्सा बाद में जो बचा-कुचा होता है, उस सबको उठा कर के बाद में रख देते हैं। तो अपने भाई के साथ विद हिज ब्रदर, ये आपकी समझ में पूरा का पूरा मामला आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट का क्या मतलब होता है और नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और फॉर्मूला आपका क्या बन के आता है? फॉर्मूला बन कर के आता है आपका, ये सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आपका निकल के आता है नोट इसमें ऐड करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कुछ बचा-खुचा रह जाता है, उसे आप लास्ट में रख देंगे। उम्मीद है अब आपकी समझ में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना आ गया होगा। चलिए, इससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे इस बात को, नहीं समझ गए हैं या फिर कहीं भी कोई परेशानी आपको आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। वापस से आपको समझाने के लिए एक और वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है? तो जहाँ भी आपको नहीं समझ में आती है, वो आप वहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए, अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊँ उससे पहले एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई है, मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वर्ब, जो आप वर्ब देख रहे हैं, ये वर्ब का क्या चक्कर है? वर्ब का मतलब आपने देखा, वर्ब जो आपने देखी है यहाँ पर, ये जो आपने वर्ब देखी है यहाँ, इस वर्ब के चक्कर में आपने देखा 3 फॉर्म देखी। एक तो आप कह रहे हैं कि इंडेफिनिट या फिर प्रेज़ेंट फॉर्म कुछ भी कह दें उसे, प्रेज़ेंट फॉर्म या फिर इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक है? या फिर उसे इंडेफिनिट फॉर्म कह दें या फिर फर्स्ट फॉर्म कह दें, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरी आपकी जो उसे हम पास्ट फॉर्म कह रहे हैं या फिर इसे आप पार्टिसिपल कह रहे हैं या फिर आप इसे सेकंड फॉर्म कह रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरे नंबर पर जो एक और वर्ब की फॉर्म आएगी, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम अभी आपके लिए बता देते हैं। जैसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है? या फिर आप उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे, ठीक? जैसे या फिर आप वर्ब की उसी थर्ड फॉर्म कहेंगे।
और इसके बाद एक और केस आएगा जो जस्ट इसके बाद ही आने वाला है, वो है आपका आईएनजी फॉर्म या फिर आपकी जीरंड। ठीक है। अब ये जो चारों के चारों फॉर्म्स हैं और एक आप पढ़ चुके हैं, पांचवी जो है आपकी एस और ईएस, वर्ब प्लस एस और ईएस उसमें लगाते हैं। तो ये जो चारों पांचों फॉर्म्स हैं ये क्या हैं? एक ही शब्द की होती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। आप जाकर के चेक करिए, पिछली वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और इनकी मैं आपको एक पीडीएफ लिस्ट आप पकड़ा दूँगा, जिसमें आपकी वर्ड मीनिंग के साथ-साथ में वर्ब की मीनिंग भी होगी और साथ में ये सारी की सारी फॉर्म्स भी आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है? कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है, किस तरीके से हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तब जाकर के कहीं आप टेंस बनाने में सक्षम हो पाएँगे। चलिए, अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट। नेक्स्ट बात क्या है? हम बात करने वाले हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने केस सेकंड तक पढ़ लिया है, अब केस थर्ड पढ़ेंगे हम। इसे चलिए क्लियर कर देते हैं। तो केस थर्ड की बात आती है। अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड का मतलब क्या है यहाँ? केस थर्ड का मतलब है केस थर्ड का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? यहाँ भी इंटेरोगेटिव में आप 2 तरीके के पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? 2 चीज़ तो ये हो गई आपकी। अब इंटेरोगेटिव में भी इनमें भी इनसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? इंटेरोगेटिव में आप पढ़ते हैं, एक तो हिंदी के हिसाब से देखेंगे, फिर वापस से दोहरा देता हूँ, आपको पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हिंदी के हिसाब से जिनकी शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है और हिंदी में दूसरा केस वो होता है जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है? अब दोनों केस में हम क्या करते हैं, एक तो ऐसा केस होता है इंग्लिश के हिसाब से देखें, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हैं, दूसरा इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। दोनों ही दो नज़रिए से देखें, तो हम देखेंगे, दोनों ही नज़रिए से देख लेंगे ज़रा, क्या-क्या, किस-किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम आ जाएँ, इंटरोगेटिव पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, ये क्या है? तो यहाँ देखेंगे हम, बात शुरू करते हैं आप वही हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से बात शुरू करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है आपकी, हमेशा की तरह वही डिड है रहेगी, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप मेन वर्ब की बात करते हैं, तो जब आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है तो आप हमेशा क्या करते हैं, पिछली बार भी आपने किया है, मेन वर्ब की आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है? तीसरी चीज़, अब इन सबको मिला देंगे, तब क्या करेंगे? अब केस पर चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का केस क्या है? केस ये है कि अगर आपका वाक्य जो है, वाक्य में पहले या फिर शुरुआत में प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नसूचक शब्द आता है, तब क्या करेंगे? अब देखिए ज़रा, ऐसे मैं एग्ज़ाम्पल्स लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या? मैं लिखता हूँ, क्या वह स्कूल गया था? लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह भी आता है, ये भी आपको पता है। अब इसे बनाएँगे कैसे? तो आपको पता है, जब कि हिंदी में किसी वाक्य में शुरुआत में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, उसकी हम इंग्लिश नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? हम करेंगे इस तरह के वाक्यों में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है इसे उठा लाएँगे। ठीक है? तो क्या आएगा? डिड। अब सब्जेक्ट आएगा आपका ही। अब जब आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो वही आ गया, डिड ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क बना देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका फ़ॉर्मूला क्या बन के आता है? फ़ॉर्मूला बन के आता है आपका, सबसे पहले ये, इस केस में ये बन के आता है आपका, आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब मीन्स डिड
प्लस में आएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस में आता है आपका वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन आर। ये आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया है। आप इसे अब आसानी से सारे के सारे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव वाक्य जिनकी शुरुआत में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम देखेंगे जब आपका नॉट आ जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं गया था, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं। इसे अब यहाँ से उठा करके इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, नेगेटिव सेंटेंस का, तब क्या रखेंगे, क्या वह स्कूल नहीं गया था, तब क्या आएगा, डिड सबसे पहले, ही, नॉट लगा देंगे ही के बाद में, गो टू स्कूल। आसान है, समझ में आ रहा है। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर अब थोड़े से फॉर्मूला में तब्दीली हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अब जो आपका फॉर्मूला है ये हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपने नॉट लगाया। ठीक है, उसके बाद में फिर सारी चीजें वहीं चलती रहेंगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब डिड आ गया यहाँ पर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट लगा दिया, फिर उसके बाद में आपने वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और देन आर, आर का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब आप आसानी से समझ गए होंगे सारी बात। यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहें तो आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें कि आप क्या करेंगे, जिसमें आप देखेंगे ऐसे हिंदी के लहजे से ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, और अंग्रेजी के लहजे से ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। चलिए, यहां से अब हम आ जाते हैं केस थर्ड का ही सेकंड पार्ट जो है, मीन्स यहां ऐसे वाक्य जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, यहां अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, वही हमेशा की तरह डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद अगर बात करेंगे आप मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में ही जब आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो आप मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपकी हो गई है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो यहाँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ एक लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है यहाँ, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जैसे मैं लिखता हूँ, वह स्कूल कैसे गया। ठीक है, एक ही सेंटेंस को हमने मॉडिफाई कर दिया है, उसी को बनाएंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, वो क्या आएगा, वह है यहाँ सब्जेक्ट आपका, तो देखेंगे यहाँ वह का मतलब ही नहीं, सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा। सबसे पहले आपका अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग आने वाली है, कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा हाउ, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, अब आएगा सब्जेक्ट ही, फिर वही गो टू स्कूल।
और इधर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। आपने देखा यहाँ क्या देखा, आपका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं आसानी से, या फिर पहले फॉर्मूला लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आपका QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस में अब आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस में अब आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, ठीक है, देन आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आर। इतनी सी बात आपकी समझ में ये आ गई होगी कि आप किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। ये तो केस है आपका अफर्मेटिव का, यहाँ पर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। जब आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा तो तब क्या होगा, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब आती है बात आपकी नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की बात अगर आप कर रहे हैं तब देखिए क्या होगा। अब यहां पर आपके लिए एग्जांपल लिख देता हूं, मैं लिखता हूं वह स्कूल क्यों नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसे ट्रांसलेट करेंगे, इसे करेंगे। अब सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग आ जाएगी, क्यों की मीनिंग क्या होगी, वाई, फिर वही प्रोसेस, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। आसान है, आसानी से आपने बना दिया। अब यहाँ थोड़ी सी फॉर्मूला में तब्दीली आ जाएगी। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, के बाद में आपका आएगा नॉट, देन आपका वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन आर मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने देखा इस तरीके से हमने सारे के सारे सेंटेंसेस को बना लिया है। इस तरीके से हम सारे के सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपके आगे सारी सारी चीजें एकदम क्लियर हैं मेरे ख्याल से। अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं, हमने देखा है यहाँ जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में था है, थी है, ता था, ती थे, इस तरीके का कुछ आना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारी की सारी बातें गलत हैं। तो ये जो आपका मिथ था, ता था, ती थे या फिर था, थी थे वाला, वो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब क्या है, आप जानते हैं कि हमने जो काम किया, चाहे बेशक थोड़ी देर पहले किया, ठीक है, उसके आगे अगर है लगा है तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहुंच जाएगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, लेकिन प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी था है, कुछ नहीं लगा है, तो वहां पर आपका सेंटेंस और टेंस दोनों, सेंटेंस आपका जैसे नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा लेकिन टेंस आपका पास्ट हो जाए, ठीक है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतना सा आप समझ लीजिए। और इसके साथ में आपको एक्सरसाइज दे दूंगा। आपको इसके साथ में वर्ब्स की जो लिस्ट है, मैं वो भी वर्ब्स की लिस्ट विद मीनिंग आपको दे दूंगा। तो जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज दी जाएगी तो वहाँ आपको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत ना आए। बाकी उससे पहले भी मैं आपको वर्ब्स देता रहा हूँ, और पीडीएफ अगर टेलीग्राम पर आप चेक करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। बाकी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को लिए तो मैं जैसे यहाँ गूगल क्लासरूम पर भी पीडीएफ इसके साथ में डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गई है सारी बात। और रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप शुरुआत में देख के छोड़ देंगे तब तो आपके लिए दिक्कत खड़ी कहीं ना कहीं होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो आएगा हमारा फ्यूचर टेंस के लिए। और फ्यूचर टेंस का मतलब हम जानेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जाना है, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हम जानेंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में सारी सारी बात आ गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप सीख गए हैं। और आपसे ये उम्मीद ये भी है कि आप अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कर लीजिए, फायदा है आपके लिए। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी आप कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।